7-11 मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट। जुलाई 2006 में सीरियल ब्लास्ट हुआ था मुंबई की लोकल ट्रेन में, जिसमें तकरीबन 189 लोग मार दिए गए थे और तकरीबन 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह एक टेरर अटैक था। After the 2006 Mumbai serial train blast in which 189 people were killed and over 800 people were injured. इसके बाद में जो तमाम लोगों की अरेस्ट की गई थी, उसमें से वो 12 लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने 19 साल के बाद में रिहा कर दिया। Today, the Bombay High Court has acquitted all 12 people who were convicted by lower court in the serial bombing case. बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बात को माना कि जो लोअर कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया था उसे खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा और इनकी उम्र कैद की सजा को रूल आउट किया और उसके एवज में उन्होंने इन 12 लोगों को रिहा किया। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस ऑर्डर ने पुलिस पर एक बड़ा सवाल उठाया है। क्या पुलिस ने आनंद फानंद में उस वक्त शक की बुनियाद पर झूठे गवाह तैयार किए और इन लोगों को जेल में डाल दिया था? किसी को भी फर्जी केस में फंसाकर उसको फांसी तक पहुंचा देना, एनकाउंटर कर देना, ये तमाम चीज आज आसान हो गई है। क्या अरेस्ट ही नहीं किया, हमको 2 महीना इलीगल रखा गया था। इलीगल के बाद हमको अरेस्ट किया गया और उस अरेस्टिंग के दौर में 3rd डिग्री टॉर्चर के जरिए हमारा कबूली बयान ले लिया गया। कबूली बयान जो होता है कन्फेशन स्टेटमेंट, तो सिर्फ रेडीमेड था जो डीसीपी के जरिए से लिखा हुआ रहता है, खाली उस पर साइन करना है। वो साइन हो जाता है, बाद में उनका एक केस बन जाता है, तो उसको 3rd डिग्री के जरिए से ले लिया गया। और उसके बाद हमने उसको कंप्लेंट भी किया, लेकिन जो निचली कोर्ट थी सेशन कोर्ट, उसने उसको माना नहीं। हमने पूरी तहकीकात से बोले, लेकिन बाद में उस कन्फेशन को रिलाई करके इन लोगों ने और फेक एविडेंस जो असेंबलिंग बम है, जैसे बम बनने का इस घर के अंदर, वो जो विटनेस है 75 वो पुलिस का है, स्टॉक विटनेस है, वो झूठ बोला उसने पहले बोला कि मोहम्मद अली के घर पे गया था, देखा मैंने। सेकेंड टाइम में कोर्ट में आके बोलता है कि मैं गया ही नहीं। फिर उसको क्राइम ब्रांच यूटी बुलाया 4 मरतबा, बम ब्लास्ट की इंक्वायरी इससे की कि बम ब्लास्ट के बारे में कुछ मालूम है, तो ये जो चीज़ बताता है वो लेकिन वहाँ बोलता ही नहीं है। और 3 महीने के बाद वो बताता है कि मोहम्मद अली के घर पे जब मैं गया था तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली ही बम बनाया, 3 महीने के बाद। इस चीज़ को कोर्ट ने नोट किया है कि तमाम एविडेंस जितने हैं, जितने साक्षीदार हैं, जो गवाह हैं, ये 100 डेज यानी कि क्यों 100 दिन के बाद ही क्यों गवाही दे रहे हैं? गवाह कहां से पैदा किए गए, झूठ किस तरह गढ़े गए? 44,500 पेजेस की इस चार्जशीट में बॉम्बे हाई कोर्ट को एक भी ठोस सबूत नहीं मिला। बॉम्बे जैसे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट के केस में एक ऐसे शख्स को एसईओ के तौर पर लिया एटीएस वालों ने जो ऑथराइज था नहीं, और हाई कोर्ट में उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि अंडर बोनाफाइड इंप्रेशन उसने परेड ले लिया। यानी ऐसा है कि मतलब एक आदमी पुलिस ऑफिसर है ही नहीं और वो अपने आप को ईमानदारी में समझता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं, किसी को अरेस्ट करके अंदर डाल देता है। अरे भैया, वो पुलिस वाला ही नहीं है। इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने जस्टिस एम सुंदरेश और एन कोटेश्वर सिंह ने यह ऑर्डर पास कर उन 12 लोगों को बेल दे दी और रिहा कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयरिंग फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अर्ज द कोर्ट टू स्टे द जजमेंट। महाराष्ट्र सरकार ने इस बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय बनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट में इस वर्डिक्ट के खिलाफ याचिका यानी अपील दायर करेगी। केले होते ते पुरावे कोर्टासमोर सादर केले होते, त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय येणं हे निश्चितच धक्कादायक आहे। मी अजून काही पूर्ण निर्णय वाचलेला नाही, पण मी तात्काळ आपल्या जे काही वकील आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांना मी सांगितलेलं आहे की आपण सुप्रीम कोर्टमध्ये याला चॅलेंज केलं पाहिजे आणि आमचा प्रयत्न आहे की लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन या निर्णयाला आम्ही चॅलेंज। ये रिहाई खुशी की बात हो सकती है उन 12 जो आरोपी रिलीज किए गए, जो जेल से बाहर आए, उनकी फैमिली के लिए, लेकिन जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है
क्यों पुलिस अपनी 44,500 पन्नों की उस चार्जशीट में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी इन आरोपियों के खिलाफ? अगर ये 12 लोग जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया गया है ये बेगुनाह है, तो फिर इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट यानी 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट के असली गुनहगार कौन है और वो लोग कहां हैं? 7/11 सीरियल ब्लास्ट ट्रेनों में हुआ, हजारों लोगों की जान गई, बेगुनाह मारे गए, ये एक टेरर अटैक था, ये एक आतंकवादी हमला था। तो इसके मुख्य आरोपी, मुख्य गुनहगार कहां है, कौन है? तो अगर ये लोग बेगुनाह है तो असली गुनहगार कौन है? क्या पुलिस शासन प्रशासन ने अपनी आबरू, अपनी वकार, अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठे लोगों को, बेगुनाह लोगों को जेलों में ठूस दिया, निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस दिया? महाराष्ट्र सरकार ने 22 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है, यानी अपील दाखिल कर दी है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से कांग्रेस पार्टी की एमपी वर्षा गायकवाड ने भी इस बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, इनके वर्डिक्ट के खिलाफ अपना मत प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि जो ये वर्डिक्ट आया है इसके खिलाफ महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करना चाहिए। सांगायचं आणि मला वाटतं राज्य सरकारला महत्त्वाची गोष्ट सांगायची, कारण ज्या तऱ्हेने पुरावे सादर करायला पाहिजे होते त्या तऱ्हेने कदाचित पुरावे सादर झाले नसतील, त्यामुळे गृह विभागाने आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याच्यामध्ये व्यक्तिशः लक्ष घालावं, कारण मुंबई ब्लास्टच्या माध्यमातून ज्यांना पकडले गेलेले त्या सर्व गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी हे मुंबईकर म्हणून आमच्या सगळ्यांचं म्हणणं आहे। आणि म्हणून अशा घटना ज्या वेळेला होतात याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये जे आहे ते कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात, जीविताला त्या ठिकाणी आणि मनुष्यहानीच्या बरोबरच वित्तीय हानीसुद्धा होत असते। त्यामुळे अपेक्षा आपण ज्यावेळी कोर्टामध्ये अशा केसेस टाकतो त्या केसेस संदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सबळ पुरावे आणि त्याच व्यतिरिक्त सगळं डॉक्युमेंटेशन केलं गेलं पाहिजे। त्यामुळे मला अपेक्षा आहे की आता हायकोर्टाने हा निर्णय, मुंबई बेंचने हा जरी निर्णय दिला असला तरीसुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये मला वाटतं अजून वरचं जे न्यायालय आहे, सर्वोच्च न्यायालय, त्याच्यामध्ये अपील करावं आणि या ज्या आहे त्या मुंबई ब्लास्ट संदर्भामधल्या ज्या आहे त्या केसला न्याय मिळवून द्यावा अशी अपेक्षा आहे। और वर्षा गायकवाड जहां से जीत के आती है वहां पर 30% वोट शेयर माइनॉरिटी मुस्लिम का है। और यूबीटी यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। उनका भी मानना है कि जो डिसीजन आया है, जो फैसला आया है, जो वर्डिक्ट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये जो 12 लोगों को रिहा करने का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेरी अपील है कि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोबारा ठोस सबूत के साथ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे, यानी अपील दाखिल करे इन 12 रिहा किए गए लोगों के खिलाफ। ये बहुत ही दुखद है। उनको सजाए मौत देने की बजाय उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। उससे दिखा रहा है कि जो हमने केस प्रेजेंट किया वो फुल प्रूफ केस नहीं था, उसमें लूप होल्स थे। और ये हमारी, मैं मानती हूँ ये गलती है राज्य सरकार की। राज्य सरकार ने इसको सीरियसली ना लेकर एक सीरियस आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया, जिसकी वजह से ये वर्डिक्ट आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने लोग मरे थे, शहीद हुए थे, 2006 से इंतजार कर रहे हैं न्याय का। न्यायपालिका में इंतजार कर कर उन पे विश्वास रखकर उन्होंने क्लोजर और जस्टिस की उम्मीद जो बनाए रखी थी, आज वो टूटी होगी। ये तो जले पे नमक डालने वाली बात हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ इसको होम मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं, देवेंद्र फडणवीस, जो मुख्यमंत्री भी हैं, इस कोर्ट वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे और एक ऐसा केस सामने रखेंगे जो फुल प्रूफ हो और उनको बाइज्जत बरी की बजाय उनको सजाए मौत तक ले जाए। यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की सरकार का यानी सीएम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं महाराष्ट्र की सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भोंगा उतारने का काम किया। मुख्यमंत्र्यांचं मी अभिनंदन करतो की सगळ्यांची चर्चा करून भोंगे सगळे काढलेले आहेत। मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्याच्यात काही कुठेही दुमत नाहीच आहे। यानी ये तमाम लोगों को, यानी यूबीटी हो, कांग्रेस हो और एनसीपी, शरद पवार हो, ये तमाम लोगों को मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट चाहिए। लेकिन जब मुसलमानों के लिए स्टैंड लेने की बात आती है, जब मुसलमानों के लिए खड़े होने की बात आती है, जब मुसलमानों के फेवर में बात करने की बात आती है, जब मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार, हो रहे जुल्म पे, उनके खिलाफ हो रहे जुल्म पे स्टैंड लेने की बात आती है, बोलने की बात आती है, तो ये तमाम लोग खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, इनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती। और दूसरा, ये लोग मुसलमान को क्रिटिसाइज करने का, बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तो क्या ये इन पार्टियों का दोगलापन नहीं है? और ये तमाम पार्टियां यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार, ये तमाम लोग जब मुस्लिम समाज का, जब माइनॉरिटीज का वोट लेने की बात आती है तो ये आगे बढ़ते जाते हैं, आगे आगे आते हैं, उनके समाज में जाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, गोल टोपियां सब पे पहन लेते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं।
और जब वोट मिल जाता है, जब वो जीत जाते हैं, जब उन्हें कुर्सी मिल जाती है, तो उसके बाद वो उन्हें यानी मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटी को भूल जाते हैं। हम नहीं कहते कि आप पर्टिकुलर माइनॉरिटी का साथ दीजिए, हमारा सिर्फ ये कहना है आप हक का, सही का, इंसाफ का साथ दीजिए, सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। लेकिन ये तमाम पार्टियां और इनके लीडर्स ये बोलने से डरते हैं, क्योंकि अगर वो ओपनली मुस्लिम समाज का, मुस्लिम कम्युनिटी का साथ देंगे तो उनके जो दूसरे वोटर्स है, जो नॉन मुस्लिम वोटर्स है, वो वोटर्स उनसे दूर हो जाएंगे। इसी डर से वो मुसलमानों का साथ ना देते हैं, ना देते थे और ना कभी देंगे। ये मुसलमानों को बात दिमाग में डाल लेना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कभी भी धर्म की बुनियाद पर, जाति की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर वोट नहीं देना। आदमी का कैरेक्टर देख के, जो नेता, जो लीडर खड़ा है उसका कैरेक्टर देख के, पार्टी की आइडियोलॉजी देख के, उसका एजुकेशन देख के, उसकी सलाहियत देख के, उसकी ईमानदारी देख के और वो कितना पढ़ा लिखा है उसका एजुकेशन देख के वोट देना। अगर इस बुनियाद पर आप वोट देंगे तो शायद वो आदमी जिसको आपने वोट दिया है, अगर वो जीत के आया है और वो अच्छा कैरेक्टर वाला है, भले से वो कोई भी मजहब का हो, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम या और कोई कास्ट का हो, तो वो आपका भला करेगा, हक बोलेगा, सच्चाई का साथ देगा, बुराई के खिलाफ खड़ा होगा, जुल्म के खिलाफ बोलेगा। लेकिन अगर आपने इस बुनियाद पर वोट नहीं दिया, तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की बुनियाद पर वोट दिया, तो यही होता है जो हो रहा है।